पिछली प्रीवियस क्लास में हमने जैकोबियन एज के बारे में पढ़ा था। जैकोबियन एज, किंग जेम्स द फर्स्ट एंड सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, डार्क, obscene tragedies were there, metaphysical school of poetry was there. उस एज में मेजर चीजें अपन ने ये देखी कि जो रिवेंज का आइडिया पहले एलिजाबेथन में दिख रहा था वो वहां डोमिनेट अपन को नजर आया था। उसके बाद हमने उस पोइट्री के अंदर ये चीजें तलाश करने की कोशिश करी थी कि यूनिक कैसे है, एलिजाबेथन से अलग कैसे है, उसके फीचर्स देखे। फिर एक एक उसमें जो राइटर्स अपने पास, पोएट्स सो टू से, जो दिखे अपन को, उस पर बात करी। अब हम उससे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने पिछली क्लासेस में आपको ये बताया था कि हम जो रेनेसॉ पढ़ते हैं, रेनेसॉ वो 1500 से 1660 के ड्यूरिंग अपन इसका पूरा एज ये देख रहे हैं। और इस रेनेसॉ की खास बात ये है, इसमें पहला हिस्सा अपन अर्ली ट्यूडर पढ़ के आए थे, फिर अपन इसके अंदर लेट ट्यूडर्स या एलिजाबेथन एज पढ़ के आए थे, फिर तीसरे हिस्से पे अपन ने जैकोबियन की बात करी थी। अब फोर्थ वन वील बी डीलिंग विद कैरोलाइन एज के बारे में पढ़ेंगे, एंड द फिफ्थ विल बी कॉमनवेल्थ या इंटररेग्नम पीरियड जिसे कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो अभी आज अपने पास कैरोलाइन है। तो आज की क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं, बैकग्राउंड क्या है इस एज का। सेकंड थिंग इज लिटरेरी ट्रेट्स कैसे देखने को मिलेंगे आपको, या लिटरेरी सिनेरियो कैसा है। एंड द थर्ड विल बी मेजर, इसी लिटरेरी ट्रेट्स में आपको एक हिस्सा मिलेगा कैवेलियर राइटर्स का, और मेजर कैवेलियर कौन से हैं इसको देखेंगे। कैवेलियर के बाद अपन यहाँ प्रोज कैसा है उसको देखेंगे, और अपन यहाँ ड्रामा कैसा है उसको देखेंगे। इसमें पोएट्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, फिक्शन राइटर्स हैं, सॉरी जो नॉन फिक्शन राइटर्स हैं, प्रोज के हिस्से जो हैं, उनके बारे में, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे। व्हाट इज कैरोलाइन एज, आपकी जो समझ है उससे पहले आप बताएंगे, और आपकी समझ से इतर भी अगर कुछ जा रहा है तो उस पर भी अपन बात करेंगे। तो पहला ही सवाल आपसे, व्हाट इज कैरोलाइन एज, क्या है कैरोलाइन एज। चलो टाइम पीरियड बता दो इसका। टाइम पीरियड तो अपन बहुत बारी, ये रेनेसॉ और इसकी हेरारकी, इसमें एज कब से कब है और उसके अंदर पीरियड्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में सबके पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो इसकी टाइम पीरियड अगर आप बताएं तो 25 से 60 नहीं है, 60। फिर तो वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा आ जाता है, इंटररेग्नम पीरियड आ जाता है, जिसे अपन क्रॉमवेल और उसका रेन की बात करते हैं। प्यूरिटन्स वहां डोमिनेट कर रहे हैं, वो तो अलग चीज है। घर पे जाने के बाद किताब खोलते ही नहीं होगा तुम लोग कि देखी जाएगी।
या बस चाहिए माहौल कि ठीक है माहौल है, मन खुश हो रहा है। कैरोलाइन एज 1625 से 49। अब 49 ये ऑब्वियस ही आपकी समझ की बात है, 1600 से जिक्र है तो उसी का चर्चा होगा। इस चीज को समझने के लिए मैं 3 नाम लिख रहा हूं पहले आपके सामने। ये रिलीजियस सेक्ट हैं अलग अलग अपने आप में। जैसे आप पढ़ते वक्त ये हमारे खुद के यहाँ अपन देखें चीजें, जैसे हिंदुइज्म में मान लो, इस्लाम में मान लो। जैसे इस्लाम में आपके पास शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। जैसे हिंदुइज्म में भी वैष्णवाइट हैं, शैविस्ट हैं, अलग अलग बने हुए हैं चीजें। उसके बाद उसी के अंदर से ही हिंदुइज्म के अंदर से बुद्धिज्म भी निकल गया और बहुत सी चीजें निकल गई। तो यही क्रिश्चियनिटी में भी वो चीज आपको देखने की मिलती है। उसके बारे में अपन ने पहले भी पीछे भी इसके कुछ एक बातें कर चुके हैं। जैसे मैं 3 नाम यहाँ लिखता हूँ, इससे इस एज का खाका है वो आपको कहीं कहीं समझ में आता जाएगा। जैसे पहले अपन ने लिखा कैथलिक, अगला नाम मैं लिखूं प्रोटेस्टेंट, और इससे अगला नाम मैं लिखूं प्योरिटन्स। इनके बारे में अपन क्लास के बीच बीच में नाम आते रहते हैं, बात करते रहते हैं। क्या है ये, क्या इन पे बात हुई है पहले? इससे शुरू कर दो, ये क्या है? कैथलिक सबसे बड़ा चर्च रोम में, इटली में। क्रिश्चियनिटी है वो जिसका स्ट्रोंग होल्ड है, वो कहां आपको दिखेगा? रोम में, इटली में। तो ये रोमन कैथोलिक चर्च है, उसी के ऊपर नाम है आपका क्या? रोमन कैथोलिक चर्च है ये, और उसी के ऊपर आपका नाम है कैथोलिसिज्म या कैथोलिक। रोमन कैथोलिक चर्च के नाम। इस चर्च में खामियां आई। अपन जब रेफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि रेफॉर्मेशन कब हुआ? रेनेसो में 1517 में। और इंग्लैंड में रेफॉर्मेशन कब दिख रहा है? किंग हेनरी दी एट्थ के वक्त। तो यहाँ कुछ खामियां आई। तो मार्टिन लूथर, जर्मनी एक वो गरीब देश था। वंस मार्टिन लूथर विजिटेड इटली एंड ही what he explored there or what did he find there कि कैथोलिक प्रीस्ट हैं वो बहुत ज्यादा गलत चीजों में मशगूल हैं, वो बहुत सारी गलत चीजें करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी जगह पे मार्टिन लूथर ने कहा मैं इस चीज को अब मानने से इनकार करता हूं। इन्होंने इनकार किया तो प्रोटेस्ट से बन गया था प्रोटेस्टेंटिज्म। ये बहस मैं इसलिए यहाँ इसका डिस्कशन कर रहा हूं कि आगे आने वाला जो भी आप पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। इस बहस में शामिल हो गए। तो इनको जो इनकार कर रहे थे, इनके जो अगेंस्ट थे लोग कैथोलिक के, और मार्टिन लूथर के जो फॉलोवर थे, प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्टेंट बन गए। ठीक, अब बात क्या आती है, ये प्रोटेस्टेंट कुछ और चाह रहे थे इंग्लैंड में या यूरोप में। और यही चीज इंग्लैंड में जब हेनरी दी एट्थ आए, उन्हें लेजिटिमेट एयर की जरूरत थी, अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। तो इन्होंने कहा
मैं भी अब रोमन कैथोलिक चर्च को नहीं मानूंगा, और एंग्लिकन चर्च, तो कई बार नाम आपको एंग्लिकन भी दिखाई देगा यहाँ पे। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के मानने से था, हेनरी दी एट्थ ने ये चीजें कही कि मैं अब नहीं मानने वाला हूं कैथोलिक। तो जर्मनी में हुई, इंग्लैंड में ये चीज हो रही है। ऐसी ही चीज आपको जेनेवा में दिखेगी, स्विट्जरलैंड में दिखेगी, जहां जॉन कैल्विन काम कर रहे थे। और कैल्विन ये प्रोटेस्टेंट कह रहे थे कैथोलिक आपने चर्च हमारा ले लिया, प्रोटेस्टेंट के खिलाफ आप चले गए, बात ठीक है, मगर यहाँ अभी भी कुछ कैथोलिक हैं और अभी भी अपन उन बातों को फॉलो कर रहे हैं। किनको? कपड़े अच्छे अच्छे पहन रहे हैं, थिएटर भी यहाँ एस्टेब्लिश्ड है, लोग म्यूजिक डांस इन सब चीजों में भी शामिल हैं। हमें ये भी खत्म होनी चाहिए, ये मान रहे थे। तो कुछ प्रोटेस्टेंट रह गए, एक्सेप्ट कर लिया। कुछ जो जेनेवा में कैल्विन की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे वो कट्टर थे, और वहां जो रेफॉर्मेशन ऐसा आया कि सब कुछ बैन, फिल्में नहीं, फिल्में मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में, गाने नहीं, ड्रामा नहीं, थिएटर नहीं, चर्च में बहुत सारे, कोई फेस्टिवल है तो उसके अंदर डांस वगैरह कुछ नहीं होगा, नॉर्मल एटिकेट से प्रॉपर आपको बिहेव करना है। ये जेनेवा के लोग मान रहे। तो इन प्रोटेस्टेंट में ही कुछ एक लोग इस प्योरिटन कट्टर एक्सट्रीम बन गए, उन्हें प्योरिटन कहा जाने लगा। ये मेन हिस्सा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इस कैरोलाइन एज में आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक चीज तो क्या, एक लड़ाई तो इनके खिलाफ है कि ये कैथोलिक कुछ नहीं है हमारे सामने, खत्म। एक लड़ाई है, और कैथोलिक के अगेंस्ट कौन कौन लोग हैं? दोनों ही हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, ये दोनों कैथोलिक के अगेंस्ट। मगर अब समस्या एक और है इंग्लैंड में, वो क्या है? इस पीरियड में 1625 से 49 के बीच ये दोनों भी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। इन दोनों में भी आपस में नहीं बन रही है। ये चीज आपको अब हमारे वर्क्स में कहीं ना कहीं देखने को, जो मतलब लिटरेचर है वहां भी ये चीज रिफ्लेक्ट होगी, आपकी सोसाइटी में भी होगी। और चार्ल्स द फर्स्ट है, यहाँ राजा होंगे, उनको एग्जीक्यूट करने के ऊपर आप चीजें देखेंगे। अब इसके नाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कैरोलाइन एज, कैरोलाइन एज, चार्ल्स यहां राजा बनते हैं, चार्ल्स द फर्स्ट। और ये किसके बेटे हैं? इनसे पहले कौन राजा थे? जेम्स, जैकोबियन एज पढ़ रहे थे, जेम्स के बेटे चार्ल्स। और इस चार्ल्स को लैटिन में कैरोलस बोलते हैं, और इसी कैरोलस से नाम पड़ गया कैरोलाइन, ठीक है। अब ये बात आ गई। अब देखिएगा कैसे आपस में सबकी लड़ाई का मामला शुरू हो रहा है, और चार्ल्स के एग्जीक्यूशन तक जाएगी, चार्ल्स की डेथ तक ये बात जाएगी। चार्ल्स मैरिड टू हेनरीटा, हेनरीटा मारिया ऑफ फ्रांस। यहां अब समस्या शुरू हो गई। हेनरीटा मारिया ऑफ फ्रांस, ये खुद क्या थी? हेनरीटा ये कैथोलिक थी, ये खुद कैथोलिक थी। अब ये प्रोटेस्टेंट और प्योरिटन दोनों इंग्लैंड में, तीन तरह से इंग्लैंड में चीजें देखने को मिल रही हैं आपको, ये दोनों भी इंग्लैंड में है। इनकी समस्या हुई कि कहीं चार्ल्स इज सीक्रेटली हार्बरिंग द सिंपैथीज फॉर कैथोलिक्स, is he secretly inclined towards Catholics? That's why he married to Henrietta Maria. क्या चार्ल्स हैं सच में कैथोलिक्स की तरफ इंक्लाइंड हैं खुद? देश कैसा है? इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट बन चुका है, हेनरी दी एट्थ के बाद से ही हम ये बातें करते आ रहे हैं।
तो जो प्रोटेस्टेंट देश है उसके अंदर राजा है वो कैथोलिक से शादी कर रहा है। तो यहां एक रिलीजियस टेंशन थ्रू आउट द रेल्म ये नजर आ रही है कि पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है, कैथोलिक्स के एंटी थे, कैथोलिक से शादी कर लिया, प्रोटेस्टेंट और प्योरिटन में एक लड़ाई तो आपको ये दिखेगी, ये वाली फर्स्ट हिस्से की बात हो। अब दूसरे हिस्से की अपन बात करते हैं। दूसरा क्या है, मैंने कहा इन दोनों में भी आपस में समस्याएं हैं। वो क्या है, प्रोटेस्टेंट और प्योरिटन। इन्हें बोला जाता था राउंड हेड, और इन्हें बोला जाता था कैवेलियर या रॉयलिस्ट। अब ये चीज समझो, हेनरी दी एट्थ की डेथ के बाद से ही इंग्लैंड में क्या था, प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक के अगेंस्ट हुए वो प्रोटेस्टेंट थे, और राजा खुद प्रोटेस्टेंट। तो इस प्रोटेस्टेंट को मानने वाली, इस बिलीफ, इस आइडियोलॉजी को जो मानने वाले, राजा भी वही मान रहा है, लोग भी वही मान रहे हैं, तो राजा के सपोर्टर ही हो गए एक तरह से रॉयलिस्ट, रॉयलिटी में बिलोंग करने वाले। यानी कि राजा है वो उनके लिए सुप्रीम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्योरिटन्स थे, ये प्रोटेस्टेंटिज्म को नहीं मान रहे हैं, यानी ये राजा को भी नहीं मान रहे हैं। ये क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं लोग, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक आइडियाज को मान रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी इस पे टिकी है, कोई मीडियोकर नहीं है गॉड के साथ, और ये सब है, मगर ये और कट्टर है। तो जो ऑटोमेटिकली ही ये खिलाफ हो गए रॉयलिस्ट के, राजा को मानने वाले के। भाई ऐसा सा सीन है, ये बताइए आज के वक्त आप ये देखें कि बीजेपी गवर्नमेंट का जो सपोर्ट कर रहा है, या एक तरह की आइडियोलॉजी है उसका जो सपोर्ट कर रहा है, वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है या नहीं। एक आइडियोलॉजी जो दूसरी की तरफ कर रहा है, वो किसी दूसरी पार्टी की तरफ इंक्लाइंड है या नहीं है ये चीज। तो वैसा ही सीन यहां देखने को मिल रहा था। अब यहां समझने वाला एक पेज और है, ये ना रिलीजन में बिलीव, ये ना नाटक, थिएटर, ड्रामा, प्लेज, जो भी कहें आप, म्यूजिक, ऑस्टेंटेनियस बिहेवियर, दिखावा, शो ऑफ में बिलीव नहीं करते थे। ये लोग डिसिप्लिन जिंदगी, काम करना है, मेहनत करनी है। तो जो भी आप इंग्लैंड में मर्चेंट क्लास वगैरह समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारी की सारी प्योरिटन है। जो भी जिसके पास भी पैसा है वो प्योरिटन है, डिसिप्लिन लोग हैं। यहां इनको ये ज्यादा इस चौंचलों में शामिल नहीं है कि ये कर लें वो कर लें, फोकस। और इन्हीं प्योरिटन्स की वजह से आपको एक चीज खबर करी जाए तो वो ये है, यही प्योरिटन्स हैं जिन्होंने अमेरिका को बनाया, इन्होंने ही अमेरिका को अमेरिकन ड्रीम दिया था। यही प्योरिटन्स हैं जिनको इंग्लैंड से 1616 मतलब 5-10 साल के पीरियड के बीच में इंग्लैंड से भगाया गया था, और ये जेम्स टाउन और वहां जाके सेटल हो रहे हैं अमेरिका में। और अमेरिका में प्रोग्रेस इन्हीं लोगों की वजह से। रीजन, फोकस। तो अब यहां ये चीज बतानी जरूरी इसलिए हुई है, क्यों, पैसा है, ये रॉयलिस्ट हैं, राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। इंग्लैंड में एक कंसेप्ट चलता था, क्या, राजा आपका हेड है, किंग है, वो सुप्रीम है, मान ली बात। इसके साथ राजा की पार्लियामेंट भी है, और पार्लियामेंट में कौन बन के आएगा, कौन यहां आएगा पार्लियामेंट में, पहले हर कोई वोट नहीं देता था।
वोटिंग राइट्स और ये कब आगे जाके रिफॉर्म बिल आएंगे इंग्लैंड में विक्टोरियन एज में, तब सबके पास धीरे धीरे वोटिंग राइट्स मिलने शुरू होते हैं। पहले जिसके पास पैसा था वही वोट कर सकता था, जिसके पास एक लिमिटेड जमीन थी, जिसके पास जिसे कुछ अमाउंट है, जिसे पहले बता रख गया था कि इतना पैसा होना चाहिए तभी आप वोटिंग के लिए जा सकते हैं। पैसा किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट पैसा किसके पास है? प्योरिटन्स के पास। प्योरिटन्स के पास पैसा है तो पार्लियामेंट में कौन आएगा? प्योरिटन्स आएंगे। तो प्योरिटन्स आएंगे तो ये राजा को क्या करो? चेक एंड बैलेंस। ये राजा को क्या कहेंगे कि हर डिसीजन आप अपनी तरफ से नहीं ले सकते हैं, आप खुदा होंगे, आप कहते हैं डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, मान ली आपकी बात, मगर चेक एंड बैलेंस है। और पार्लियामेंट का ये सिस्टम था, अगर राजा को पैसे की जरूरत है तो पार्लियामेंट से बिल पास होगा तभी मिलेगा। ये बिल पास नहीं करेंगे। अब पहले ही चीज तो ये आइडियोलॉजी के खिलाफ है, प्रोटेस्टेंट के खिलाफ है, राजा प्रोटेस्टेंट में बिलीव कर रहा है। तो इन दोनों में बताओ टसल शुरू होगी नहीं होगी? ये टसल की वजह से ही चार्ल्स हैं खत्म हो रहे हैं। इस टसल को अच्छे से मैनेज कोई कर सका था इन प्रोटेस्टेंट। एलिजाबेथ के टाइम तो प्योरिटन्स एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, मगर एलिजाबेथ ने स्टेबिलिटी दिखाई कहीं ना कहीं। मिडवे चीजों में ये दिखाया, इन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में ज्यादा लड़ाई थी तो एलिजाबेथ ने चीजों को स्टेबिलिटी दिलाई। कोई रिलीजन नहीं मान रही, नहीं दिखा रही है। ये लोग जेम्स स्टुअर्ट डायनेस्टी इस चीज को कहीं ना कहीं हार्बर नहीं कर पाई, इस चीज को कहीं ना कहीं चैनलाइज नहीं कर पाई, इस आइडिया को, कौन सा? सेक्युलर अप्रोच को। और लंबे वक्त तक राजा वही सरवाइव करेगा जो सेक्युलर अप्रोच तक काम करता है। आप किसी को भी एक बार उठा के देखें ब्रिटिश हिस्ट्री में, यहां स्टुअर्ट डायनेस्टी में यह समस्या नजर आती है। बनने को तो कोई राजा बन जाए, वो 15-20 साल 25 साल रह भी ले, मगर नाम है, एक अप्रोच कोई चीज की बनती है कि उसे याद किया जाएगा। इसीलिए गोल्डन एज और ये सब पढ़ते हैं अपन एलिजाबेथ के वक्त। तो यहां इन दोनों में आपस में क्लैश नजर आ रहा है। क्लैश है तो चीजें कैसी होंगी? आपस में लड़ाई होगी। अब चार्ल्स के एक वक्त समस्या आती है। चार्ल्स कहते हैं कॉमन, अब चार्ल्स को दिक्कत नजर आएगी, यार ये आपस में लड़ेंगे और लड़ेंगे मुझे नुकसान होगा। तो इसने क्या किया? स्कॉटलैंड पे और सब आसपास के एरिया में भी और हर जगह कॉमन प्रेयर बुक, एलिजाबेथ वाली अप्रोच फॉलो करने की कोशिश करी। कॉमन प्रेयर बुक कि सब एक ही तरह का रिलीजन, जो फिक्स सी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अपन एलिजाबेथ के रेन में पढ़ रहे थे, संडे को प्रेयर होगी, संडे की छुट्टी का कंसेप्ट उसी प्रेयर से आया, संडे का दिन प्रेयर का रखा गया था। स्कॉटलैंड वालों ने मानने को मना कर दिया, आपस में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। राजा को पैसे की जरूरत थी, पैसा मिल नहीं रहा था, तो इसने क्या किया? पार्लियामेंट वगैरह में टसल चल रही थी, राजा ने टैक्स लगा दिए लोगों के ऊपर, तो वापस लोग भी परेशान हो गए। लोग परेशान हो गए यहाँ पे, तो राजा ने पार्लियामेंट को खत्म कर दिया। पार्लियामेंट को खत्म कर दिया मतलब प्योरिटन्स को खत्म कर दिया। प्योरिटन्स को खत्म कर दिया, अब ये यूनाइट करेंगे। यूनाइट करके इनका एक लीडर निकलेगा जिसे कहेंगे ओलिवर क्रॉमवेल। और ओलिवर क्रॉमवेल क्या करेंगे? चार्ल्स को खत्म करने की हद तक काम करेंगे। तो पार्लियामेंट 25 में राजा बने, 1629 में पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व, सो पार्लियामेंट वाज डिसॉल्व्ड इन 1629। और उसके बाद प्योरिटन्स हैं वो एक तरह आके, एक साथ आके काम करने की क्या कर रहे हैं? चार्ल्स के अगेंस्ट में अप्रोच रख रहे हैं। और उस वक्त के बाद से ही इन दोनों में शुरू होता है सिविल वॉर। और जो शुरू हो रहा है 1642 में, 1642 में सिविल वॉर शुरू होता है।
पार्लियामेंटेरियंस जिन्हें राउंड हेड कहा गया, और कैवेलियर हैं इन्हें क्या कहा गया, रॉयलिस्ट कहा गया। ओलिवर क्रॉमवेल आते हैं, अपनी आर्मी सेट करते हैं जिसे न्यू मॉडर्न आर्मी कहा जाता है, और 1649 तक आते आते 1649 में चार्ल्स एग्जीक्यूट कर दिए गए। ये आपको यहां नजर आएगी कैरोलाइन पीरियड की बात। अब इस कैरोलाइन पीरियड में जब चार्ल्स राजा थे, उस वक्त सोसाइटी कैसी थी, उस वक्त लिटरेचर कैसा था, उस पे बात करें। चार्ल्स के बाद में जो रेन है वो प्यूरिटन्स का है, उस वक्त सोसाइटी कैसी है, उस वक्त लिटरेचर कैसा है, उसको भी अपन इस कैरोलाइन के पूरा होने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, यहां समझ बनी है चीजों की? क्या समझ बनी है मुझे ये बता दो, उसके बाद आगे बढ़े।